बात करने वाली हूँ जो अभी रिजल्ट आया है DSSB-PRT पोस्ट कोड 47/21 का। उस एग्जाम में मेरे 148 मार्क्स हैं, ठीक है। तो उससे पहले जो मेरे मार्क्स आते थे वो 120 123 तक ही रह जाते थे। 123 मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे 2019 में। तो उसके बाद इस बार मेरे 148 मार्क्स आए, तो मैंने कुछ अपने स्ट्रेटेजीज में चेंज करा था जिस वजह से मेरे 148 मार्क्स आए। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। तो उस वीडियो में मैंने आपके साथ ये डिस्कस करा था कि इस बार मैंने क्या चेंजेस करे या मैंने क्या पढ़ा जो मेरे 148 मार्क्स आए। तो मैं दोबारा से तो वो चीज इस वीडियो में बताने वाली नहीं हूँ क्योंकि सेम चीज पर बार बार वीडियो बना के कोई फायदा नहीं है। बट इस वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ कि 148 मार्क्स जिस तरीके से मेरे आए तो उन चीजों का यूज करके आप कैसे DSSB-PRT की तैयारी कर सकते हो। स्पेशली ये वीडियो उनको होगी जो अभी बिल्कुल फ्रेशर है और जो तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं DSSB-PRT की या तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी कि उस वीडियो में ना मैंने बुक लिस्ट नहीं शेयर करी थी अपनी की, मतलब मैंने कहाँ से पढ़ा था, क्या पढ़ा था। बस मैंने ये बताया था कि जैसे कि रीजनिंग, NIOS और जीके, सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट पे फोकस करने से ये जो मेरे मार्क्स हैं वो थोड़े इंक्रीज हुए इस बार। तो मैंने मेन इस पे फोकस करा था। बट ये जो मेरी वीडियो है मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ कि आप लोग, क्योंकि उस टाइम पे देखो हमारे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम था। 7 फरवरी को डेट आई थी, 7 मार्च को पहला शिफ्ट का पेपर होना था, तो हमारे पास 1 महीने का टाइम था। तो वो जो पढ़ाई होती है ना उस प्रेशर में वो बहुत अच्छी होती है सच में। वो ना गोल ओरिएंटेड पढ़ाई होती है बिल्कुल कि हाँ करना है, कोई फालतू की चीज नहीं पढ़ना, इधर उधर दिमाग नहीं जाएगा, वो बिल्कुल गोल ओरिएंटेड पढ़ाई होती है। तो पता है वो मेरी 1-1.5 महीने की जो पढ़ाई थी ना वो मेरे पूरे साल की पढ़ाई पर भारी थी। तो ऐसा आपके साथ भी हो रहा होगा अभी, क्योंकि अभी पता नहीं DSSB की वैकेंसी कब आएगी भी तो पता नहीं कब आएगी, कब फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद DSSB महीनों के लिए तो गायब हो जाती है, पता नहीं पेपर कब होंगे। तो आपका भी पढ़ाई में ना मन नहीं लग रहा होगा, या आप अगर पढ़ाई कर भी रहे होगे ना तो वो फ्लो से नहीं चल रहा होगा कि मतलब कभी जीके कर ली, कभी रीजनिंग कर ली, कभी मैथ्स कर ली, तो ऐसा हो रहा होगा अभी आपके साथ, मतलब एक फ्लो नहीं बन पा रहा होगा। और ये चीज होती है जब हमारे सामने गोल होता है ना कि हाँ हमको ये हमारे सामने टारगेट है, हमको इसको इस टाइम तक करना है, तो हम पता है क्या करते हैं, अपना 200% देने लग जाते हैं कि अगर मैंने 3 दिन बाद की चीज डिसाइड करी है ना तो मैं उसको 2 दिन पहले ही कर लूंगी या 1 दिन पहले ही कर लूँ। हमारे अंदर जितना भी पोटेंशियल होता है, सब कुछ होता है, हम लगा देते हैं कि हमें करना है। तो वो गोल ओरिएंटेड पढ़ाई होती है, ठीक है। बट उसमें ना ये अगर जो बिल्कुल फ्रेशर्स होंगे, जो बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए ये चीज ना बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। उस टाइम पे क्या करते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, ओवर थिंक करने लगते हैं, पढ़ने बैठते हैं तो अरे यार ये नहीं आता, अरे यार ये नहीं आता, अरे यार ये नहीं आता। तो उस टाइम पे ना बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि अगर आप लोगों को इस सिचुएशन से बचना है तो अभी आपके पास टाइम है, तैयारी में लग जाओ। क्योंकि आपकी जो गोल ओरिएंटेड पढ़ाई होगी ना उस टाइम पे पढ़ाई ना करके अपनी गोल ओरिएंटेड रिवीजन रखो कि हाँ भाई अब तो पेपर आ गया, मुझे बस रिवीजन करनी है, रिवीजन देके बस पेपर देने जाना है, टेस्ट पे टेस्ट लगाओ। पढ़ने की गलती मत करो, क्योंकि इस सिचुएशन में पहले भी झेल चुकी थी, तो इस बार मैं ना मेंटली रेडी थी। 7 फरवरी को एकदम से अचानक डेट आ गई और 7 मार्च को पहले शिफ्ट का पेपर होना था। तो मेरे पास ना सिर्फ 1 महीना था और 1 महीने में ना आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने NIOS की तरफ ना उठा के भी नहीं देखा था, NIOS की बुक की तरफ मैंने खोल के भी नहीं देखा था कि मतलब NIOS में से मुझे पूरा पेपर आना था। मैं इस बार 90% थी कि हाँ क्योंकि पहले पेपर आ चुका है NIOS में से, तो मुझे था कि भाई हाँ NIOS में से पेपर आता है, NIOS पढ़ना है। बट एकदम से 7 फरवरी को डेट आ गई तो मेरे दिमाग में ना बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर हो गया कि भाई NIOS करना है। NIOS कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, पूरी की पूरा कोर्स है जो बच्चे 1 साल में पढ़ते हैं, मैं 1 महीने में कैसे करूंगी। और मैंने NIOS बिल्कुल भी उठाई नहीं थी। बट ठीक है, एक दिन था, उसके बाद मैंने ये चीज को अपने ऊपर ना हावी नहीं होने दिया। ठीक है भाई NIOS करनी है, देखो अब कोई ऑप्शन तो है नहीं, NIOS करनी ही पड़ेगी, मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। इसके साथ में कोई दूसरा सब्जेक्ट भी नहीं कर सकती थी क्योंकि NIOS बहुत बड़ा है। तो इसलिए मैंने जो मेन फोकस था अपना, जो मेरी अच्छी चीज है रीजनिंग, मैथ और NIOS, इन 3 चीजों पे ज्यादा फोकस करा था कि इनसे मेरे को पूरे पूरे मार्क्स लेने हैं। तो मैं NIOS, मैथ्स और रीजनिंग और थोड़ा सा जीके ये करके गई थी। तो ये आपको ज्यादा मुझे डिटेल में बताने की जरूरत होगी नहीं क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपके पास अभी टाइम है ना तो आप यूटिलाइज करो, ठीक है। और सेकेंड चीज, अगर आप DSSB-PRT की जो तैयारी हो वो स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले ना आप उसकी क्वेश्चन
क्वेश्चन पेपर को ऑब्जर्व करो कि जो DSSB है किस तरीके के क्वेश्चन देता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं इससे पहले कभी नहीं करती थी, 2019 तक KVS का भी पेपर देने से पहले और ये भी मैंने कभी नहीं खोल के देखा था पेपर क्या है, क्योंकि क्या मुझे लगता था 100 नंबर की साइकोलॉजी आएगी, साइकोलॉजी कर लेंगे और 20 नंबर में पाठक कर लेंगे, तो ये तो सेम ही होता है ना, पढ़ने की क्या जरूरत है। बट इस बार ना मैंने ऐसा नहीं करा था। 7 फरवरी को डेट आई थी, 7 फरवरी तो रोने धोने में निकल गई थी, बट 8, 9, 10, 11 ये 4 दिन ना बैठ के मैंने DSSB PRT के पुराने पेपर की PDF मिल जाती है आपको टेलीग्राम पे, हर जगह मिल जाएगी, मिले। बट मैं फोन से पढ़ती थी तो वही बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता था, तो मैंने इस बार DSSB के 10 पेपर, पुरानी 10 शिफ्ट के 10 पेपर निकलवाए थे और पार्ट 2 निकलवाया था, पार्ट 1 नहीं निकलवाया था, उनका पार्ट 2 निकलवाया था। तो उन 4 दिनों में बैठ के ना, ऐसा नहीं कि और पढ़ाई नहीं करती थी, और भी करा था, बट इन 4 दिनों में बैठ के ना मैंने NIOS में से ही क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि 2019 में तो वहीं से सेम टू सेम पेपर आया था। मैंने उन क्वेश्चन पेपर को ना बहुत अच्छे से स्टडी करा, बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को स्टडी करा। जिस टॉपिक पे मैटर रही थी वो टॉपिक लिखा, वो पॉइंट्स लिखा। अगर आप, मेरे पास बुक है मेरी, तो मैं दिखाती हूँ आपको, कहाँ है ना ये इसकी, मैं टॉपिक देखो आपको ना साइड में बाहर ही लिखे दिख जाते थे, क्योंकि जब भी मैं बुक खोलूँ ना, मैं सबसे, मेरी आदत है ये सबसे आगे लिखती थी, ताकि जब भी मैं ये बुक खोलूँ ना तो मुझे दिखाई दे जाए कि अच्छा मुझे करना ही। देखो ये सारे टॉपिक्स हैं जो उन क्वेश्चंस में मैं अटकती थी ना, या जो मुझे करने होते थे कि हाँ मुझे नहीं आता, तो मैंने उन क्वेश्चन पेपर को ना बहुत अच्छे से रीड करा, बहुत अच्छे से स्टडी करा, ताकि मुझे समझ में आए कि मुझे NIOS में से ना क्वेश्चन किस तरीके से निकालने हैं, किस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहला आप लोगों का सजेशन यही है, अगर आप DSSB PRT की स्टार्टिंग तैयारी स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप अभी जो पेपर हुए ना करंट के 2021 के, क्योंकि आपके लिए तो मेन यही रहेगा, जो 2022 में पेपर हुए हैं आपके लिए सबसे प्रीवियस तो यही है, तो आप सबसे पहले उसकी PDF डाउनलोड करो और उनके पैटर्न को बहुत अच्छे से समझो कि DSSB क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहे हैं, ये आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है, कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, तो किस तरीके से किस टॉपिक को कवर करना है। तो सबसे पहले आप उनके क्वेश्चन पेपर को समझो, कम से कम 3 से 4 पेपर तो आराम से देखो, तो वो 400 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उन 400 क्वेश्चन से आपके दिमाग में अगर 100 क्वेश्चन भी बैठ जाते हैं ना, तो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो सेम ही मेरे साथ हुआ था, जो मेरे 148 मार्क्स पहुंचने तक की जर्नी में बहुत हेल्पफुल था। तो आप उस क्वेश्चन पेपर को समझो, ठीक है। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी, तो मैंने अपनी YouTube चैनल पर 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रखे हैं, तो आप लोग वहां से क्वेश्चन देख सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चन है। बाकी मैं और अब धीरे धीरे और क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन पेपर मुझे मिलते जाएंगे मैं सॉल्व करवाती रहूंगी। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है, बी अ गुड ऑब्जर्वर, अच्छे से उसको देखो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। और ऐसा नहीं आप बिल्कुल नहीं लो, आप जब उन क्वेश्चंस को पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, अच्छा हाँ ये तो मुझे आता है, अच्छा हाँ ये मुझे नहीं आता, तो वो नहीं आने वाली चीज कहीं लिख लो, या आपको खुद पता ही चल जाएगी कि हाँ अब आपको ये टॉपिक कवर करना है। बाकी उसमें से बहुत सारी ऐसी चीज होंगी कि अच्छा हाँ ये तो चल मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ ये चल मुझे आता है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि नील अभी आप यहाँ पे नहीं हो, आप सीटेट क्लियर करके बैठे हो, आपने पेडागोजी पढ़ी है, आपने टीचिंग मेथोडोलॉजी पढ़ी है, आपको इतनी बुद्धि है, आप इंटेलिजेंट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आप पार्ट 1 की स्टडी अब आप PRT के लिए तैयार करने जा रहे हो, तो आपने करना क्या है। देखो सबसे पहले तो है GK। मोस्टली बच्चे GK छोड़ के जाते हैं, जिनमें मैं तो सबसे पहले होती थी, GK छूती भी नहीं थी। कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, बिल्कुल मन ही नहीं करता था पढ़ने का, बट इस बार नहीं। आपके लिए सजेशन क्या रहेगा, ये मेरा सजेशन है, मानना ना मानना वो आपके ऊपर है, अच्छा लगता है तो आप करो, नहीं तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, क्योंकि दुनिया में आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। मैं बोलूँ मैं 15 घंटे पढ़ती थी, आप भी पढ़ो, अब आपके पास दुनिया भर के काम हो, नहीं दिमाग लग रहा पढ़ाई में, क्या करोगे, 15 घंटे पढ़ लोगे, पढ़ोगे, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, जैसे आपको अच्छा लगे, किसी के कहने में चलने की जरूरत नहीं है। आप अपने को अपने आप से ज्यादा जानते हो, मतलब किसी और से ज्यादा जानते हो। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ठीक है। तो मैंने क्या करा था, हिस्ट्री और पॉलिटी करी थी, लास्ट वीडियो में आपको बताया था। पहले जो नहीं करती थी वो इस बार मेरे 7 मार्क्स इंक्रीज करने में हेल्पफुल रहे थे। तो आप लोग क्या करो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो, सिर्फ कोई भी एक सब्जेक्ट। आपके पास ना अभी टाइम है, आप आराम से कर सकते हो। बट अगर मान लो DSSB PRT की वैकेंसी निकल गई, आपने फॉर्म भर दिया, तो DSSB एग्जाम डेट देने के 1 महीने के अंदर ही अंदर पेपर ले लेता है। आप उसका प्रीवियस का पूरा जो है वो उठा के देख लो, उसका पास्ट उठा के देख लो, बिल्कुल टाइम नहीं लगाता DSSB पेपर लेने में। अगर डेट एक बार आ गई आप फंस जाओगे, बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, एकदम से सर के ऊपर पढ़ने में बहुत ज्यादा डंडा हो जाएगा कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, जैसे मेरे साथ इस वाले पेपर से पहले से होता था। तो वो प्लीज गलती आप मत करना। देखो इंटेलिजेंट वो होता है जो अपनी गलती से सीखता है ना।
बट सुपर इंटेलिजेंट वो होता है जो दूसरों की गलती से सीखता है। तो आप अपने आप को वो गलती करने का मौका मत दो, आप सीख लो। अगर आप अपनी हिस्ट्री पॉलिटी कुछ भी तैयार कर लोगे तो ये आपको इन फ्यूचर हेल्प करने वाली है ना, आपके इन फ्यूचर में काम आएगी। इस पेपर में नहीं, आप भतेरे पेपर दोगे उसमें काम आएगी। तो एक बार तैयार कर लो, धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट क्रिएट करो। और आप इसके लिए क्या करो, लूसेंट ले लो, लूसेंट की कोई भी बुक उठा लो या कोई भी यूट्यूब चैनल पकड़ लो, क्योंकि आप खुद से पढ़ने बैठोगे तो नींद आ जाएगी। हमारी जनरेशन ही ऐसी है जिसके अंदर खुद से ज्यादा विल पावर नहीं है ना पढ़ने की, जैसे कि मैं, तो हम सो जाएंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, मोबाइल चलाने लगेंगे। तो उससे अच्छा क्या है, कोई यूट्यूब चैनल पकड़ लो, वहां से पढ़ लो। बाकी आपको देखना है कि कंटेंट कैसा है, पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मेरे चैनल पे मेडिवल हिस्ट्री की एक सीरीज है, आप उसकी, मैंने कह रही पूरी की पूरी सीरीज देखो या आप मेरी ही वीडियोस देखो, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप 2-3 वीडियो देखो, उसको ऑब्जर्व करो, तो उसमें से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वर बनो एक अच्छे, तो वहां से आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है। फिर आप जब किसी की वीडियो देखोगे ना तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि क्या ये सही पढ़ा रहा है या क्या ये सही पढ़ा रही है, या हमारे पेपर में आने लायक है या नहीं। क्योंकि कभी कभी होता है कि बहुत टीचर ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं या कोई बहुत डीप में पढ़ाते हैं, क्योंकि वनडे एग्जाम के लिए इतना ज्यादा जरूरी है नहीं इतने डीप में पढ़ना। तो आपको टाइम नहीं वेस्ट करना, आप जो भी पढ़ो क्वालिटी वाली स्टडी करो। तो वहां से आप देख लो, ऑब्जर्व कर लो कि क्या कंटेंट है, आपको कैसे पढ़ना है। तो फिर आप खुद से यूट्यूब से किसी भी बुक से आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो, और करंट तो हम पेपर के टाइम पे करेंगे, ठीक है। फिर आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में भाई मेरे पास देखो कोई बुक है नहीं, सब मेरे से पूछ रहे हैं रीजनिंग के लिए बुक बता दो, रीजनिंग के लिए बुक बता दो। मैंने क्या करा था, रीजनिंग नहीं करती थी मैं इससे पहले, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है अपनी, यूट्यूब से करी इस बार करी, सारे टॉपिक करके गई थी, A to Z टॉपिक मैंने ना करा। इवन मेरी सीरीज अच्छी है, जैसे पॉइंट बने होते हैं सीरीज कर लेती हूँ मैंने, फिर स्टिल इस बार करी। तो आपने क्या करना है, मैं अपना तरीका बता रही हूँ, मैंने क्या करा था। मान लो डाइस है, डाइस को यूट्यूब पे सर्च करा, बहुत सारे डाइस आ गए। तो कुछ कुछ डाइस की वीडियोस थी, बहुत सिंपल थी, मुझे आती होती थी तो मैं छोड़ देती थी। 3-4 वीडियोस देखी, 4-5 वीडियो देखी, तो हाँ मुझे समझ में आया ये मेरे लायक है, ये लेवल है मेरा, ये लेवल है मेरा, और मैं यहाँ से सीख सकती हूँ। क्योंकि उससे पहले का मान लो मुझे आता था और उससे हाई लेवल का मुझे नहीं आता था, तो मैं मीडिएटर हूँ, ठीक है, बीच का मुझे सीखना है। हाँ, तो मुझे ये समझ में आ रहा है, मैंने उस चैनल को पकड़ लिया कि हाँ मुझे उससे करना है, ये मेरे को लग रहा है कि पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन है, क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन पेपर से ऑब्जर्व कर चुकी थी कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने यूट्यूब से सर्च करा, ठीक है, मैंने क्वेश्चन करा यूट्यूब से, कोई मान लो डाई से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, नोट्स बना लिए, सिलोजिज्म करा, नोट्स बना लिए। डायरेक्ट मैं कभी ये चैप्टर कभी नहीं करती थी कि मैं पेपर में कर लूंगी, बट इस बार नंबर लेने के लिए मैंने करा, ब्लड रिलेशन करा, कैलेंडर करा, रैंकिंग करी, ये सारे मैं करके गई। अब मैंने कर लिए, तो ये करना इनफ नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। भले ही आप पता है यूट्यूब से सीखो या ना सीखो, बट आप इनकी प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो भी नई नई चीजें सीखने के लिए मिलेगी। तो आपको करनी है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करोगे, इतनी सारी एप्स हैं, ग्रेड अप है, टेक्स्ट बुक है, पता नहीं कौन कौन सी ऐप है, इनका किसी का भी एक पास ले लो और उस पर रीजनिंग के बतेरे क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करो। और देखो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देना कि GSSB में रीजनिंग जैसी आती है तो आप GSSB के पेपर से ही रीजनिंग करोगे, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप हर एग्जाम की करो, जहां से आपको प्रैक्टिस करने को मिल रही है ना आप करो। अगर आपके पास MCQ वाली बुक है तो बहुत अच्छी बात है, कोई भी बुक खराब नहीं होती। मैं नहीं बोलूंगी जो बुक छोड़ के कोई नई बुक खरीदो, ये बुक खरीदो, नहीं। अगर आपके पास कोई भी बुक है ना, आप एटलीस्ट उसको ही खत्म कर लो, वही आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देगी। फिर आपको लगेगा अच्छा चलो ये सब तो मुझे आता है, आप खुद ही हाई लेवल की बुक की तरफ बढ़ जाओगे। बट सबसे जरूरी है उसको करना, नंबर लेने हैं ना तो आपको करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, रीजनिंग की कोई भी बुक उठा लेनी है, ठीक है, उसको खत्म करना है, MCQ करना है, टेस्ट लगाना है, कोई भी ऐप ले लो, ऐप से टेस्ट लगाओ, पुराने कोई क्वेश्चन उठा लो, TGT PGT कितने सारे जूनियर क्लर्क के कितने सारे पेपर हुए हैं, उनकी आपको रीजनिंग करनी है। रीजनिंग करने बैठोगे तो सिर्फ रीजनिंग का सेशन नहीं करना, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जाओगे ना तो रोना आ जाता है। 200-200 क्वेश्चन होते हैं क्योंकि DSSB के अलावा बाकी एग्जाम में। तो आप क्या करना है, आपको, आप पुराने पेपर उठाओगे तो आप एक बार रीजनिंग कंप्लीट कर लो यूट्यूब से। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस। किसी भी एग्जाम को उठा लो, रीजनिंग के सेशन करते चले जाओ, रीजनिंग के सेक्शन करो, फटाफट रीजनिंग के सेक्शन करो। और ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं, एक बार रीजनिंग कंप्लीट होने के बाद किसी भी एग्जाम के उठा के 20 और SSC में आते हैं 25 क्वेश्चन कर लो रोज के, इनफ है, मोर देन इनफ है। अगर आपके 25 में से 20 नंबर का आता है हमारे में, 20 में से अगर 17-18 नंबर नहीं आए ना तो मतलब
सच में ये मेरे ऊपर आजमाई हुई चीज है, ये आते हैं आपके मार्क्स 17-18 नंबर कहीं नहीं गए, आराम से आएंगे। अगर आपने एक महीने लगातार रोज 20 क्वेश्चन भी कर लिए, और 20 क्वेश्चन करने में कुछ नहीं जाता, 12-13 मिनट जाते हैं, बस आपको रोज के इतने खर्च करने हैं। पर हाँ, उससे पहले आपको रीजनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, थोड़ी चीजें सीखनी पड़ेंगी, और उनकी प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट लगाने पड़ेंगे, और सच में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आते हैं मैथ्स। अब देखो, मैं ना मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, 12th तक मेरे पास मैथ्स थी, आगे भी मैंने मैथ्स पढ़ी है, तो मेरी मैथ्स ठीक है। तो मैं, अगर मेरे 19 में से 19 आए थे, मैंने इस बार आपको बताया, और एक टेस्ट में हमारे जो मेरे पेपर में 19 क्वेश्चन थे उनको सॉल्व भी करके दिखाया था, जो मेरे पेपर में क्वेश्चन आए सॉल्व भी करके बता रखे कैसे आएगा। तो DSSB का जो मैथ्स है ना, इतना हाई लेवल का नहीं आया था। सेकेंड चीज, मेरी मैथ्स ठीक है। मैथ्स ठीक होने से मेरा मतलब है मेरा ना बेसिक ठीक है, मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। बट मेरे को कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि हमारा मैथ्स बहुत खराब है, मैथ्स बहुत दिक्कत है, बहुत वीक है, तो क्या करें। तो आप ना पहले क्या करो, आप एनसीईआरटी उठाओ। मैं उनको कह रही हूँ जिनका मैथ्स बहुत वीक है, कहीं बाकी सारे मेरे पे चढ़ जाओ, मैं उनको कह रही हूँ कि जिनका ना मैथ बहुत वीक है, वो ना आप एनसीईआरटी उठाओ। और एनसीईआरटी भी आपको सिर्फ 6, 7, 8 की उठानी है, सिर्फ 3 क्लास की। यहाँ से ना आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट ना क्लियर कर लो, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आप यहाँ से क्लियर करो। अगर एक बार आपने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, सिर्फ एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, तो आपको आगे को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका ढांचा ना तैयार होता चला जाएगा। बट आपकी नींव ही खराब है, जब आपको नीचे का ही नहीं पता, तो आप ऊपर कितनी भी कोशिश कर लो, आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। तो ये उन बच्चों के लिए है। और देखो, एनसीईआरटी की बुक उठा के आपको ये नहीं करना है, एनसीईआरटी की बुक खोली और उसके फटाफट एक्सरसाइज करने लग गए। आपका पेपर नहीं है 6, 7, 8 का, आपको नहीं करने की जरूरत। आपको वहां से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और वो जो इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी बुक भी नहीं करनी है आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब क्या है कि मान लो हमारे पेपर में क्वेश्चन आया था, जैसे 2, 3, 4, 8 दिया था, 2, 6, 5, 9 दिया था, या 4, 0, 2, 6 दिया था। अब हमसे HCF पूछा था, ठीक है। अब हमसे इसका HCF पूछा था, मैंने बताया भी था, एक जस्ट एक एग्जांपल ले रही हूँ। तो अब HCF क्या है, जो तीनों के पहाड़ी से डिवाइड हो जाए। तो अब आपको इसको 2 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, 7 से, 9 से, 11 से, कम 15 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तब आपको HCF पता चलेगा। तो अब अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होंगे ना, डिविजिबिलिटी रूल, जैसे 2 से डिवाइड होने का रूल क्या है, 3 से डिवाइड होने का रूल क्या है, तो आप इसको जल्दी कर पाओगे। अदरवाइज आप डिवाइड करते रहोगे, पहले इसको 2 से, फिर 3 से, 4 से, 5 से, 7 से, फिर ऐसे इसको, फिर ऐसे इसको, एक क्वेश्चन में ही आपने पूरे 20 क्वेश्चन के बराबर टाइम ले लिया, है ना। कर तो आप तब भी पाओगे, क्योंकि आप में बुद्धि है इतनी, आराम से कर सकते हो, इतने बड़ा लेवल है आपका। और अभी भी आप 8, 6, 7, 8 क्लास की बुक खोल के बैठोगे ना, तो ऐसा नहीं आपको नहीं आ रहा होगा, आपको वो क्वेश्चन आ रहे होंगे, बट आपको वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो यहाँ से क्या है, आप 8th क्लास की बुक, 7th क्लास की बुक में है, 7th क्लास की बुक उठाना, डिविजिबिलिटी रूल सीखना है। जैसे कि 2 से डिवाइड के लिए क्या होता है, जिसके लास्ट में इवन नंबर आता है वो 2 से डिवाइड होता है, जैसे 2, 0, 4, 6 ना। जिसके लास्ट 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर हम इन सब नंबर को प्लस करें, अगर ये 3 के पहाड़ी से जाएगा तो पूरा नंबर जाएगा। जैसे 8 और 4 12, 12 और 2 14, क्या 14 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता, तो यानी 3 से नहीं जाएगा। सेम होता है 4 का, 4 के लिए क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करके देख लो, अगर ये 4 से जा रहा है तो ये पूरा 4 से जाएगा, तो 48 है, 4 से जा रहा है, हाँ जा रहा है, यानी पूरा नंबर 4 से जाएगा। 5 के लिए क्या होता है, लास्ट में 0 और 5 आने चाहिए। तो ऐसे करके ना आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और इसके बाद आपको एक सीखनी, इक्वेशन बनानी सीखनी है, ये सब आपको 8th क्लास तक की बुक में मिल जाएगा। इक्वेशंस बनानी कैसे सीखनी है, आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं कि इसका मतलब एक आयतन का परिमाप इसके बराबर है। अगर आपको ये नहीं पता होगा परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, तो कैसे करोगे, तो वो बेसिक आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, इक्वेशन, जैसे कि मान लो एक पेन की कीमत कलम एक पेन की कीमत एक बुक की कीमत से दुगनी है, तो x किसको मानना है, y किसको मानना है, x बराबर 2y होगा या y बराबर 2x होगा। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं, जिसकी मैथ बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है। उसके बाद जिनकी मैथ ठीक ठाक है, जैसे कि मेरी मैथ्स ठीक है, तो मैंने मैथ्स के लिए क्या करा था, सेम चीज करी थी जो मैंने रीजनिंग के लिए करी थी। और इस बार मैंने करी थी प्रैक्टिस 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 करते रहो, बस ओल्ड ईयर पेपर से उठा के ओल्ड पेपर से प्रैक्टिस करो, क्योंकि दुनिया भर की भतेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, भतेरे चैनल पड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैनल भी हैं, जिनसे आप मैथ्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत अच्छा सीख सकते हो। तो वो काय के लिए है, वो मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए, आपको वहां से आप मैथ्स अपना क्लियर कर लो। अगर आपने कहीं पे कोचिंग लगा रखी है तो फिर तो आप कोचिंग वालों की जान खाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है वहाँ पे। पर मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं करी थी, लेनी है अभी तक,
तो मैंने क्या करा, यूट्यूब से अपने टॉपिक वाइज टॉपिक क्लियर करे, उसके क्वेश्चंस करे और फिर करी थी प्रैक्टिस 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 करते रहो, क्योंकि टाइम बहुत कम था मेरे पास, सिर्फ 1 महीना ही था और सबसे बड़ा पहाड़ तो उसमें NIOS ही था, तो इनको टाइम मैं बहुत कम दे पाती थी, बहुत कम दे पाती थी। बट आप लोगों के पास टाइम है, प्लीज उसको यूटिलाइज कर लो, ठीक है। हिंदी जो है पेपर के टाइम से थोड़े से पहले पढ़ लेना, 1 वीक और 2 वीक अगर आपके पास अभी भी टाइम है तो थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर दो, वोकैबलरी करनी स्टार्ट कर दो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ना वोकैबलरी करनी स्टार्ट कर दो। मैंने नहीं करी थी, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैं इसमें भी बोल रही हूँ, मुझे कोई नहीं है कि मेरे इतने नंबर आए हैं तो मैं बोलूँ मैं ये भी करके गई थी, मैं वो भी करके गई थी, भाई नहीं, मैं नहीं करके गई थी, मेरे बस की नहीं थी वोकैबलरी करनी, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही वोकैबलरी छोड़ के गई थी। अब हिंदी तो चलो ये होता है भाई, बचपन से पढ़ते लिखते आ रहे हैं तो हिंदी में तो लगा देते हैं, इसका समानार्थी विलोम शब्द। इंग्लिश की वोकैबलरी मैं छोड़ के आई थी, इंग्लिश में 4 नंबर थे वोकैबलरी के, और एंटोनियम सिनोनियम से एक वन वर्ड जो मुझे नहीं आता था, चारों के चारों क्वेश्चन छोड़ के आई थी मैं, चारों नहीं आते थे मुझे, और इस बार मुझे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं करनी थी। हाँ, आप लोगों के लिए भी ये चीज है, मैं पता है इससे पहले वाले जब पेपर देती थी तो क्या करती थी, अपने दिमाग में करती थी जितने क्वेश्चन आएंगे उतने कर लिए, उसके बाद ना 20 क्वेश्चन ना करीब तुक्के लगा दूंगी, ठीक है, 20 क्वेश्चन तुक्के लगा दिए, चाहे वो आते नहीं आते, 20 क्वेश्चन तुक्के लगाऊंगी। अब 20 क्वेश्चन में मान लो मेरे 5 ठीक है तो 15 गलत हो गए, तो 15 नंबर के 4 नंबर कट जाएंगे, तो 5 में से 4 चले गए, बचे एक, तो एक मेरा तो पॉजिटिव रहेगा, एक मेरा पॉजिटिव रहेगा। ये अपनी फालतू के दिमाग में कैलकुलेशन करके ऐसे करके चाहती थी, बट इस बार मैंने डिसाइड करा था जितना आता था उतना ही करूंगी, गलत होने का चांस बिल्कुल भी नहीं दूंगी, नेगेटिव करने का चांस बिल्कुल नहीं दूंगी। बट फिर भी मेरे 148 है, नेगेटिव हुए हैं, फिर भी मैं इतनी कोशिश करने के बाद भी गलत करके आई हूँ, कुछ क्वेश्चंस गलत करके आई हूँ मैं, बट ज्यादा नहीं करे क्योंकि मैंने ज्यादा अटेम्प्ट भी नहीं करे थे, ठीक है। तो इस बार मैं डिसाइड दी थी, और ये चीज आपको फर्क देती है नॉर्मलाइजेशन में। मान लो नॉर्मलाइजेशन में जिस बच्चे ने बहुत ज्यादा मतलब तुक्के मारे हुए हैं, जिसके बहुत ज्यादा गलत होते हैं, उसके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ने के कम चांसेस होते हैं कंपैरिजन देन टू दैट चाइल्ड जो जिसने बिल्कुल एक्यूरेट, जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, जिसने बिल्कुल सही करेक्ट करा है। तो ये चीज भी आपको हेल्प कर सकती है। आपके पास टाइम है, अभी से वोकैब स्टार्ट कर दो। और पेपर के टाइम पे मैंने क्या करा था, बिल्कुल छोड़ के तो नहीं गई थी, मतलब पेपर से 2-3 दिन पहले दोनों पढ़े थे, मैंने ना ऐप डाउनलोड करी थी, ठीक है। आप सब मेरे से आप पूछोगे कि कौन सी ऐप, अरे भाई भतेरी ऐप है, कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो जो आपको अच्छी लगे अपने हिसाब से। और मैंने भी ऐसा नहीं है कि एक ऐप डाउनलोड करी और वही मेरे को परफेक्ट मिल गई, नहीं, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 8-8 9 ऐपों को मैंने देखा, जो मुझे सही लगी मैंने उनको अपने फोन में रखा, और पेपर के बाद अगले दिन ही तुरंत डिलीट, ठीक है, डिलीट कर दी थी। तो आपको क्या करो, ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है। अब देखो इंग्लिश और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट है, अगर आप बुक लेके, मैं अपने पर्सनल हिसाब से बता रही हूँ, अगर आप पढ़ने लिखने वाले हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, बढ़िया, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो। बट मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, अगर जिसको नींद आती है पढ़ने में नहीं होता, ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप किरण की ऐप है, आप डाउनलोड कर लो। बाकी जो बुक लिस्ट वगैरह है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में शेयर कर दी, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रही, आप लोग किस तरीके को टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो मैं वो बता रही हूँ। तो मैंने क्या करा, वोकैबलरी की ऐप डाउनलोड करी थी, ऐप और ग्रामर की। तो जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता था या कहीं आ रही जा रही थी, वो ऐप खोली, कभी वन वर्ड सिनोनियम, वन वर्ड एंटोनियम, वन वर्ड सिनोनियम, वो सॉरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन निकाल लिया, उसको करती रही, फिल इन द ब्लैंक्स, कभी टेंस के एरर, कभी PQRS है ना, कोई कभी अनसीन पैसेज आ गया, उसको ऐप के थ्रू सॉल्व करें। ये मैंने क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस नहीं करी थी, मेरे से नहीं होता था तो मैंने नहीं करी थी, इसलिए मैंने इसके लिए ऐप निकाली थी, ऐप का तरीका करा था। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आप भी हिंदी और इंग्लिश की प्रैक्टिस DSSB के पुराने पेपर से कर सकते हो। बस इन सब का एक ही निचोड़ है, प्रैक्टिस। अगर आप इन सब में अच्छा होना चाहते हो, आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। जितना ज्यादा पढ़ रहे हो अच्छी बात है, बट उसको पॉलिश करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आप कहीं से भी करो, बट आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। फिर पार्ट 2 आ जाता है, सेकंड NIOS का 100 मार्क्स का। इसमें मेरे 75 मार्क्स हैं, है ना, सेकंड वाले पेपर में। तो इसमें ना आपको क्या करना है, अब इस बार पेपर NIOS के ऊपर आया था बेस, तो मैं ये नहीं बोलूंगी सिर्फ NIOS करके जाओ, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो। अगर मान लो अभी आपका पेपर है अगले 1 महीने में, तो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको क्या लगेगा, NIOS, तो हम NIOS करेंगे। बट अगर अभी आपके पास टाइम है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, तो सब कुछ करके जाओ ना, कि पेपर में कहीं से कुछ भी आ जाओ, आप बस रेडी हो कि हाँ भाई पेपर मेरे सामने आ जाए, पेपर तो मेरा ही है, नंबर तो मैं लेके रहूंगी या रहूंगा, तो सबसे अच्छा यही रहेगा। तो साइकोलॉजी करो,
कोई भी बुक उठा लो, कोई भी बुक खराब नहीं होती, उसको पहले एक बार खत्म कर दो। आपको वहां से ना बेसिक नॉलेज ही मिल जाएगी, बेसिक नॉलेज पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। इसके बाद ना आपको कोई पागल नहीं बना पाएगा। मतलब जैसे मैं पहले बहुत बेवकूफ बनी हूँ, बट वो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। आपको कंटेंट पता होगा कि भाई आपने ये पढ़ना है, और ये पढ़ा रहा है तो ये चीज गलत है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काम की नहीं है, या ये गलत बता रहा है बता रही है। तो कोई भी बुक है साइकोलॉजी की उठा के पढ़ लो। पेडागोजी तो आप लोगों ने सीटेट के टाइम पे पढ़ रखी है, वो इनफ है, वो मोर देन इनफ है। उसी पेडागोजी पे ज्यादा हाथ पैर मत मारना, DSSS भी इतना ध्यान भी नहीं देती पेडागोजी पे, वो सीटेट की टाइम की है। नेक्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। ये मैंने पहले भी लिखा था, तो बहुत बच्चे बोल रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना होता है। तो देखो हमारे पास 2 सब्जेक्ट होते हैं, साइकोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इनके अलग अलग सिलेबस होते हैं। अब मेरे पास ये सिलेबस है, मैं आपको बोलो तो फोटो दे दूंगी। जैसे इसमें टीचिंग, इसमें क्या आता है टीचिंग एप्टीट्यूड में, जैसे एजुकेशन क्या है, एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है, इसके स्टेप्स क्या है, टीचिंग मेथड क्या होते हैं, अच्छे टीचर के गुण क्या होते हैं, समावेशी शिक्षा क्या है, मिड डे मील क्या है, शिक्षण की जो विधियां होती हैं वो क्या है, शिक्षण सूत्र क्या है, पाठ योजना क्या है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, खेल आधारित क्या है, टोली शिक्षण क्या है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। एक्शन रिसर्च क्या है, ये सब हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है। ठीक है, तो ये आपने क्लियर करना है। ठीक है, ये करना है। इसके साथ आपने जो करना है सबसे इम्पोर्टेंट वो है NIOS, क्योंकि लगातार 3 ईयर्स से पेपर आ रहा है। इसमें से 2019 का पेपर डिट्टो का डिट्टो NIOS में था, सीधी सीधी स्टेटमेंट उठा के ली गई थी, लेकिन इस बार NIOS के ऊपर बेस पेपर था। मैं बार बार बोलती हूँ। बाकी अगर आपको देखना है कि इसके क्वेश्चन कैसे थे या कैसे क्वेश्चन आए थे, तो मैंने पेपर अपनी यूट्यूब वीडियो पे करा रखे हैं, प्लेलिस्ट में बना दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से पेपर आ रहे हैं पार्ट 2 के। और ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने के बाद NIOS पढ़ना स्टार्ट करना। ऐसा नहीं है NIOS पढ़ना स्टार्ट कर दे, हमें पढ़ना है, ये भी रटना है, ये भी रटना है, नहीं, अंडरस्टैंडिंग बनाओ, NIOS को पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, अब NIOS को कैसे पढ़ना है भाई, ये तो आपके ऊपर है, आप कैसे पढ़ सकते हो, क्योंकि NIOS कोई छोटा बड़ा तो चीज है नहीं, आपने तैयारी करनी है, बट इसको कम से कम 3 बार आपको स्टडी करना है, 3 बार रीड करना है अच्छे से, तब जाके आपको उसकी चीजें याद होनी शुरू होंगी, कुछ याद होगा। इसको मत छोड़ना, बार बार बोल रही हूँ, ये सब करके रखो, अच्छी चीज है, बट इसे मत छोड़ना, मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 बार आना है, इसको कम से कम रीड करना है। मैंने अपने चैनल पे अभी जो NIOS की अपकमिंग वैकेंसी है मैं भी दूंगी, क्योंकि इसमें मेरा नंबर तो आया नहीं है, 148 है, 42/21 का रिजल्ट का भी कुछ पता नहीं है। तो मैंने अपने चैनल पे NIOS की लर्निंग सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम रोज एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, पढ़ते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो आप वहां से ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो वहां से कि आपको NIOS किस तरीके से पढ़नी है। मेरे पढ़ाने के बाद फिर आपको NIOS पढ़नी है, फिर आपको अगर अंडरलाइन करनी है तो अंडरलाइन कर सकते हो, या जैसा आपको ठीक लगे नोट्स बना सकते हो। और उसके बाद पर पढ़ाने के बाद भी ना आपको किसी से भी, मतलब किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना, आपको पढ़नी खुद से ही है। NIOS को कम से कम 3 बार पढ़ना है। मैं लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी डाउनलोड करने का। ठीक है, आप लोग वहां से डाउनलोड करो, बट आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, आपके पास टाइम है, इसको यूटिलाइज करो, पढ़ो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।